नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आगे बढ़ेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। कल हमने धारा 9 तक का अध्ययन किया था। आज हम धारा 10 पढ़ेंगे जिसमें निष्कासन के बारे में बताया गया है, जो कि अध्याय 3 में आएगा। निष्कासन निष्कासन मतलब यदि विशेष न्यायालय को यह संदेह हो जाए या किसी व्यक्ति के परिवार पर या पुलिस रिपोर्ट पर कि कोई व्यक्ति उस उन विशेष क्षेत्रों में जहां पर अध्याय 2 के अंतर्गत व्यक्ति रहते हैं और अध्याय 2 के अंतर्गत दंड जो वर्णित है वह करने की फिराक में है, तो वह उसे वहां से 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए हटा सकेगा। दोस्तों, ठीक है। धारा 10, ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। ठीक है। जहां विशेष न्यायालय का परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है की संभावना है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 या धारा 21 की उपधारा 2 के खंड 7 के उपबंधों के अधीन पहचान किए गए किसी क्षेत्र में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों या जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा। ठीक है। वहां वह लिखित आदेश देगा कि ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश देगा कि वह उस क्षेत्र की सीमाओं से परे हो जाए, ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाएगा, और वह 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निर्देश दिया गया है वह न लौटे। अर्थात 3 वर्ष तक विशेष न्यायालय उस व्यक्ति को वहां से हट जाने का निर्देश दे सकता है। नंबर 2, विशेष न्यायालय उपधारा 1 के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर आदेश दिया गया है। ठीक है। धारा 10 की उपधारा 3, विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश को प्रतिसंहृत या उपांतरित कर सकेगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे धारा 11, SC/ST एक्ट की धारा 11। इसमें बताया है किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दिशा में प्रक्रिया। यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है, निर्देश किए गए रूप में हटने में असफल रहता है, 2 इस प्रकार हटने के पश्चात उपधारा 2 के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसको उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा। ठीक है। उपधारा 2, विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसे आदेश में भी निर्दिष्ट की जाएं लौट सकता है और अधिरूपित शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभू सहित या उसके बिना बंद पत्र निष्पादित करे। ठीक है। अब उपधारा 3, विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिशत कर सकेगा। यदि विशेष न्यायालय को लगता है कि वह व्यक्ति अब कोई अपराध नहीं करेगा या कोई ऐसा पुनः कार्य नहीं करेगा तो वह दिए गए आदेश को किसी भी समय समाप्त कर सकता है। धारा 11 की उपधारा 4 पढ़ेंगे। इसमें बताया है ऐसा व्यक्ति जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है जिससे उसे हटने के लिए निर्देश दिया गया था अधिरूपित शर्तों का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिए लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान पर या ऐसी अवधि के अवसान के पूर्व ऐसे अनुज्ञा के प्रतिसंग्रहण किए जाने पर ऐसे क्षेत्र के बाहर हट जाएगा और धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अनुवशित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वह नहीं लौटेगा। अर्थात उपधारा 4 यह कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा उस क्षेत्र से परे किया गया है, यदि वह किन्हीं कारणों से उस क्षेत्र में वापस आना चाहता है
तो उसे विशेष न्यायालय से अनुमति लेकर ही आना पड़ेगी, और जितने दिनों के लिए उसे अनुमति दी गई है वह अनुमति समाप्त होने के पूर्व न्यायालय को सूचित कर वह लौट जाएगा। ठीक है। अब धारा 11 की उपधारा 5, यदि कोई व्यक्ति अधिरूपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा तो या लौटेगा, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को जो विशेष न्यायालय भी निर्दिष्ट करे पुलिस अभिरक्षा में उसे हटवा सकेगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे धारा 12, ऐसे व्यक्तियों के जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है माप और फोटो आदि लेना। धारा यह बताती है 12 कि जिन व्यक्तियों को धारा 10 के अंदर के लिए आदेश दिया गया है तो उन व्यक्तियों के माप और उनके फोटोओं को लेने के बारे में बताया है। ठीक है। इसमें क्या है, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा। यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जिससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपना माप और फोटो लेने दे और वह माप और फोटो लेने का विरोध करता है तो या उनसे इनकार करता है तो वह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लेने जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाएं। 3, उपधारा 2 के अधीन किए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इनकार करने को BNS की धारा के अंतर्गत अपराध अब माना जाएगा। पहले IPC धारा 186 के अंतर्गत यह अपराध माना जाता था। धारा 4, जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश संग्रहित कर दिया गया है वहां उपधारा 2 के अधीन दिए गए सभी माप और फोटो जिनके अंतर्गत नेगेटिव भी हैं वो नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे जिसके विरुद्ध आदेश किया गया था। ठीक है। अब पढ़ेंगे धारा 13, धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति। धारा 13 यह बताती है कि जिन व्यक्तियों को धारा 10 में हट जाने के लिए आदेश दिया था यदि वह आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनकी विरुद्ध शास्ति की जाएगी। कितनी शास्ति की जाएगी, वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में विशेष न्यायालय है, विशेष न्यायालय का किस प्रकार से गठन होगा और क्या क्या है ये सब विशेष न्यायालय के बारे में अध्याय 4 में बताया गया है। अध्याय 4 प्रारंभ होता है धारा 14 विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय की उपधारा 1, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। अर्थात राज्य सरकार ही स्थापना करेगी पर इसके लिए उसे उच्च न्यायालय से अनुमति लेना पड़ेगी और उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। अक्सर ADPO की परीक्षा में यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकता है कि विशेष न्यायालय की अनुमति किससे ली जाएगी, उच्च न्यायालय से या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से या उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। तो इसमें सही जवाब यही होगा कि उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं वहां राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होगा ऐसा निर्दिष्ट कर सकेगी। परंतु यह और कि इस प्रकार स्थापित या भी निर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी। आप समझ रहे हैं सीधे संज्ञान का क्या मतलब है? जैसे यदि कोई सेशन ट्रायल है तो वह मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होता है, चालान भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होता है। जब सभी डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हो जाते हैं तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट उसको उस प्रकरण को सेशन न्यायालय के लिए उपार्पित करती है। परंतु SC/ST एक्ट में यह सीधे ही डायरेक्ट चालान सेशन न्यायालय में ही पेश किए जाएंगे, ऐसी शक्ति
राज्य सरकार और उच्च न्यायालय ने सेशन न्यायालय को प्रदान की है। आपको यह बात ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। धारा 14 की उपधारा 2, राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 मास की अवधि के भीतर निपटाया जाए, पर वर्तमान में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, समय लग जाता है। 3, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्रवाइयां दिन प्रतिदिन के लिए जारी होंगी, जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की अभिलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं हो पाता। अर्थात यदि प्रकरण साक्ष्य पर लग गया है तो सुनवाई जो है वह दिन प्रतिदिन के हिसाब से होगी। सेशन ट्रायल लगभग 3 या 4 दिन का चलता है, पर गवाहियां आती नहीं है और केस बढ़ता रहता है, और जो 2 मास की अवधि उच्च न्यायालय और राज्य सरकार ने तय की है वह पूर्ण नहीं हो पाती है। इसका खामियाजा पीड़ितों को भुगतना पड़ता है। उनके केस कई लंबे सालों तक चलते हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बात है। परंतु जब विचारण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब विचारण यथासंभव आरोप पत्र को फाइल करने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि 2 मास के भीतर विचारण पूरा हो जाए, क्योंकि अपराधों की संख्या कम है और जिलों में एक ही कोर्ट रहता है विशेष न्यायालय का, जिसमें हजारों चालान आते हैं, जिसके कारण चालान जिस दिन प्रस्तुत होता है उस दिन से ही लगभग 2 महीने की प्रथम तारीख लगती है। आप समझ रहे हैं ना। और प्रथम तारीख लगने के बाद फिर चार्ज लग जाएगा, और चार्ज लगने के बाद फिर 4-4 महीने की तारीखें लगती हैं, तो 2 माह में तो हो ही नहीं पाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अपीलें। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी अब BNSS किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में होंगी। ठीक है। नंबर 2, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 378 की उपधारा 3 और वर्तमान में BNSS में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में ही होगी। ठीक है। 3 है, तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश से जिससे अपील की गई है 90 दिन के भीतर की जाएगी। अर्थात अपील आप किसी भी आदेश, जमानत आदेश, दंडादेश या किसी भी अंतर्वर्ती कोई आदेश हुआ है, उस आदेश के 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में आप अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। ठीक है। परंतु उच्च न्यायालय 90 दिन की युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात भी यदि उसे लगता है कि वह अपील को ग्रहण कर सकेगा और उसका समाधान हो जाता है, तो अपीलार्थी के पास 90 दिन के भीतर अपील नहीं करने का कोई पर्याप्त कारण था, जैसे वह कोई बीमार हो गया था या कोई ऐसी समस्या से ग्रस्त हो गया था कि वह अपील माननीय उच्च न्यायालय में नहीं कर पाया। ठीक है, तो वह आदेश दे सकेगा कि वह अपील कर सकेगा। परंतु यह और कि कोई अपील 180 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं की जाएगी। परंतु 180 दिन यदि हो गए तो कोई भी अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें 2 चीजें निकल के आई हैं कि 90 दिन के अंदर आपको अपील करना है। धारा 14 का में जो अपील वर्णन किया गया है कि अपील कहाँ की जाएंगी, अपील उच्च न्यायालय में की जाएंगी, 90 दिन के भीतर की जाएंगी। और यदि ऐसा कोई कारण है कि आप 90 दिन के अंदर अपील नहीं कर पाए तो आप अपील अपने कारण बताएंगे। तो उच्च न्यायालय यदि पाता है कि अपील न करने के पर्याप्त कारण थे तो वह आपको अपील करने का आदेश या अनुमति दे सकेगा। परंतु उसमें एक नया नियम यह भी बना दिया उन्होंने कि 180 दिन के भीतर यदि आपने अपील नहीं करी तो उस आदेश के विरुद्ध 180 दिन के बाद अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। ठीक है।
क्या उपधारा 1 में की गई प्रत्येक अपील का निपटारा यथासंभव अपील ग्रहण करने की तारीख से 3 मास के अवधि के भीतर किया जाएगा। चलो ये भी बहुत अच्छा प्रावधान है कि यदि आपने उच्च न्यायालय में अपील कर दी है तो 3 माह के भीतर उस अपील का निपटारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक है। अब SC/ST एक्ट की धारा 15 बड़ी ही महत्वपूर्ण धारा है। इसमें विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसे कम से कम 7 वर्ष के रूप में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो या न्यायालयों में मामले के संचालन की प्रयोजनों के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। 2. राज्य सरकार प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनन्य लोक अभियोजक को विनिर्दिष्ट करेगी या ऐसे किसी अधिवक्ता को जिसे कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया गया हो और उसे ऐसे न्यायालय के मामलों को संचालन के प्रयोजन के लिए अनन्य लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। सीधी सी बात है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी और ऐसे विधि अधिवक्ताओं को नियुक्त करेगी जिनको 7 वर्ष तक का अनुभव प्राप्त हो विधि व्यवसाय करने का, पेशेंट ट्रायल लड़ने का। ऐसे ही विशेष लोक अभियोजक और विशेष अनन्य लोक अभियोजक दोनों के लिए अवधि 7 वर्ष ही रखी गई है। यदि ADPO के पेपर में यह प्रश्न आता है कि विशेष न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक के लिए नियुक्त होने के लिए कितने वर्ष का विधि व्यवसाय होना चाहिए, तो आपको अपने दिमाग में फिट रखना है कि विधि के लिए केवल 7 वर्ष का विधि व्यवसाय करने का अनुभव होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को ही सरकार जो है नियुक्त करती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों अध्याय 4 का। इसमें पीड़ित और साक्षी के अधिकारों के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 का क्या बताया गया है? पीड़ित और साक्षियों के क्या क्या अधिकार रहेंगे। इसमें धारा 15 का पीड़ित और साक्षी के अधिकार के बारे में बताती है। इसकी उपधारा 1 राज्य का किसी प्रकार के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों और उनके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना कर्तव्य और उत्तरदायित्व राज्य का होगा। यह राज्य ध्यान रखेगा। नंबर 2 पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ तथा किसी ऐसे विशेष आवश्यकता के साथ जो पीड़ित की आयु या लिंग या शिक्षण अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है व्यवहार किया जाएगा। ठीक है। 3 किसी पीड़ित या उसके आश्रित को किसी न्यायालय की किसी कार्रवाई की युक्त यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा जिसमें जमानत प्रक्रिया सम्मिलित है और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्रवाइयों के बारे में सूचित करेगी। अर्थात आप समझ रहे हैं धारा 15 का 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यदि जमानत लगाता है आरोपी तो यह राज्य सरकार का दायित्व बन जाता है कि वह पीड़ित को उसकी सूचना दे कि उसकी जमानत लगी है, वह पीड़ित को सूचना दे कि अब केस गवाही पे लग गया है। ठीक है। 15 का 4 किसी पीड़ित या उसके आश्रित को यथास्थिति विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किन्हीं दस्तावेजों या सारवान साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए, पक्षकारों को समन करने या उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। ठीक है। अब धारा 5 कोई पीड़ित या उनका आश्रित इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, परिवीक्षा, सिद्ध दोष या दंडादिष्ट या सिद्ध दोष, दोष मुक्त या दंडादिष्ट पर या किसी संबंध कार्रवाइयों या बहसों और सिद्ध दोष करने के संबंध में कोई संबंध कार्रवाइयां या बहसें और लिखित तर्क फाइल करने के संबंध में किन्हीं कार्रवाइयों में सुने जाने का हकदार होगा। अर्थात पीड़ित को या उसके आश्रित को आरोपी द्वारा कोई भी आवेदन लगाया जाएगा, जमानत आवेदन या कोई भी अंतर्वर्ती आवेदन, तो पीड़ित को सूचना देना ही पड़ेगी और उसे बुलाना पड़ेगा और वह उन कार्रवाइयों को सुने जाने का उसे पूर्ण अधिकार है। ठीक है। उपधारा 6 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो अब निश्चित हो गई है,
उसमें किसी बात की होती है भैया BNSS लागू होगा। इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा। न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण, अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण पोषण व्यय, अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक निर्वास और पुनः अवस्थान करेगा। ठीक है। 7, राज्य संबंध विशेष लोक न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीड़ित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में सूचित करेगा और ऐसे न्यायालय प्रतिस्थापित करेगा, किए गए संरक्षण का आवधिक रूप से पुनर्वलोकन करेगा तथा समुचित आदेश पारित करेगा। उपधारा 8, उपधारा 6 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संबंध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय उनके समक्ष किन्हीं कार्रवाइयों में किसी पीड़ित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षी द्वारा या ऐसे पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी के संबंध में विशेष लोक अभियोग द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वेच्छा से ऐसे उपाय जिनमें निम्नलिखित हैं कर सकेगा। क्या क्या है? जनता की पहुंच योग्य मामलों के उसके आदेशों या निर्णयों में या किन्हीं अभिलेखों में साक्षियों के नाम और पतों को छुपाना, साक्षियों की पहचान और पतों का अप्रकटन करने के लिए निर्देश जारी करना, पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी की उत्पीड़न से संबंधित किसी शिकायत के संबंध में तुरंत कार्रवाई करना और उसी दिन आवश्यक हो संरक्षण के लिए समुचित आदेश पारित करना करेगा। परंतु खंडगा के अधीन प्राप्त शिकायत में जांच या अन्वेषण ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले पृथक रूप से विचारित किए जाएंगे और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। समझ रहे ना? 2 मास, शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। परंतु यह और कि जहां खंडगा के अधीन कोई शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध है, वहां न्यायालय ऐसे लोक सेवक को न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय लंबित मामले से संबंधित या असंबंधित किसी विषय में यथास्थिति पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी के साथ हस्तक्षेप से अवरुद्ध करेगा। 9, अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षियों के अभित्रास, उत्पीड़न या उत्पीड़न या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध शिकायत को अभिलिखित करने का कर्तव्य होगा, चाहे वह मौखिक रूप से दे या लिखित में दे, और प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उनको तुरंत ही निःशुल्क प्रदान की जाएगी। 10, इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्रवाइयों की वीडियो अभिलेखित होगी। वीडियो का भी जोड़ा गया है, जो भी आप कार्रवाई करेंगे सबका वीडियो रिकॉर्ड आप रखेंगे। अब है 11, संबद्ध राज्य का न्याय प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों के निम्नलिखित अधिकार हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम निर्दिष्ट करने का भी कर्तव्य होगा। क्या क्या उनके अधिकार हैं ये अपन समझते हैं। जैसे अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति प्रदान की जाएगी। अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों को नकद या वस्तु में तुरंत राहत प्रदान की जाएगी। अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों और साक्षियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जा सके। मृत्यु या उपपत्ति या संपत्ति के नुकसान से संबंध में राहत की जा सके। पीड़ितों को खाद्य या जल या कपड़ा या आश्रय या चिकित्सीय सहायता या परिवहन सुविधा या प्रतिदिन भत्तों की व्यवस्था की जा सकेगी। अत्याचार से पीड़ित और उनके आश्रितों को भरण पोषण प्रदान किया जाएगा। शिकायत करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने के समय अत्याचार से पीड़ित के अधिकारों के बारे में उनको जानकारी प्रदान की जाएगी। अभित्रास तथा उत्पीड़न के अत्याचारों से पीड़ित या उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। उनके साथ कोई घटना घटित न होने उचित संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अन्वेषण और आरोप पत्र की प्राप्ति पर अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जाएगी तथा निःशुल्क आरोप पत्र की एक प्रति भी प्रदान की जाएगी। चिकित्सीय परीक्षा के समय आवश्यक सावधानियां की जाएंगी। राहत रकम के संबंध में अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सकेगी। अन्वेषण और विचारण की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सकेगी। अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों
या बैठकों के मामले पर और विचारण की तैयारी के लिए पर्याप्त टिप्पण दिया जा सके तथा उक्त प्रयोजन के लिए विधिक सहायता प्रदान की जा सकेगी। इस अधिनियम के अधीन कार्रवाइयों के प्रत्येक क्रम पर अत्याचार पीड़ितों या उनके आश्रितों या संयुक्त संगठनों या व्यक्तियों के अधिकारों का निष्पादन किया जाएगा और अधिकारों के निष्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। 12 है, अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों का गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक सरकार कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का भी अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों। अब अध्याय 5 है प्रकीर्ण। अध्याय 5 में धारा 16 है, राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 का के उपबंध जहां तक हो सके इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे संबंध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे। अर्थात इसमें क्वेश्चन बन सकता है एडीपी परीक्षा में कि सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति कौन सी धारा में है, तो आप लिखेंगे धारा 16 में है। कौन से अध्याय में है, तो धारा अध्याय 5 में है। अब धारा 17 विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई बताई गई है। यदि जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, इतला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं और जो उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार बार आते जाते हैं और इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है और उनकी यह राय है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वह उस क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाए रखने तथा लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और निवारक कार्रवाई भी कर सकेगा। आप समझ रहे हैं। अर्थात विधि और व्यवस्था तंत्र में किसी मजिस्ट्रेट या उपखंड अधिकारी को यह जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं और इनके द्वारा इन क्षेत्रों में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं वे उसके नहीं हैं और वहां बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं और वहां वह शांति भंग कर सकते हैं, वहां वह कोई अपराध कर सकते हैं, तो वह उन पर कार्रवाई कर सकेगा। समझ रहे। अब हम पढ़ेंगे धारा 17 की उपधारा 2 संहिता के अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11 के उपबंध जहां तक हो सके उपधारा 1 की प्रयोग के लिए लागू होंगे जो कि अब भी एनएसएस के होंगे। 3 राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक स्कीम में वह रीति निर्दिष्ट करते हुए बना सकेगी जिसका उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारी अत्याचारों के निवारण के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सुरक्षा में भावना लाने के लिए स्कीमों को विनिर्दिष्ट समुचित कार्रवाई करे। ठीक है। धारा 18 है अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना, अर्थात सीआरपीसी धारा 438 लागू न होना। अब सीआरपीसी समाप्त हो गई है, अब इसकी जगह बीएनएसएस आ गई है, तो बीएनएसएस की धारा भी लागू नहीं होगी। धारा 19 है इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना, तो इस पर भी अब बीएनएसएस लागू होगी क्योंकि संहिता तो अब निश्चित हो गई है। धारा 20 है अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अर्थात यह जो अधिनियम है वो अन्य अधिनियमों पर प्रभावी रहेगा भले ही कोई बात हो। ठीक है। धारा 21 अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य है। सरकार इस अधिनियम का कार्यान्वयन करवाएगी, धारा 21 में है। और धारा 22 जो है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करती है। इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक
कार्रवाई केंद्र सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। अर्थात यदि कोई कार्रवाई इस अधिनियम के सद्भावना पूर्व कार्रवाई के लिए की गई है तो इसमें धारा 22 में इस बात का संरक्षण प्रदान किया गया है। धारा 23 है नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की प्रयोजनों के लिए कार्यान्वयन करने के लिए नियम बनाएगी। अब इसमें भी एक क्वेश्चन एडीपी परीक्षा में बन सकता है कि नियम बनाने की शक्ति कौन सी धारा में दी गई है और कौन सी सरकार बनाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से ऐसे यदि इसमें आ गया नियम बनाने की शक्ति दी गई धारा 23 में दी गई, ठीक है। अब नियम कौन बनाएगा तो उसमें आ जाएगा आ बा सादा आ केंद्र सरकार बा राज्य सरकार दा दोनों या कोई नहीं, तो आपको केंद्र सरकार ही सही लगाना है क्योंकि इसके नियम केंद्र सरकार ही बनाएगी। तो दोस्तों हमने पढ़ा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जिसका एक्ट नंबर 33 है, ठीक है। भारत वर्ष के गणतंत्र वर्ष के 40वें वर्ष में लागू हुआ है और इसमें दबे कुचले वर्ग के लोगों के लिए बड़ी ही सहूलियत प्रदान की गई हैं जिससे उनके हितों की रक्षा की जा सके और उनके साथ कोई अत्याचार ना कर सके। तो दोस्तों यदि आपको यह अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।